जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2023 का प्रैक्टिस सेट पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि भारतीय संविधान के 2015 से लेकर के 2022 तक के सभी क्वेश्चनों को हम पार्ट बाय पार्ट कवर करेंगे। और दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचते रहें। तो दोस्तों, आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको हम कवर करेंगे। एक वीडियो में आपको 3 चैप्टर कवर करवाए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। तो इन चारों ऑप्शंस में आप बता सकते हैं कि किस एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो यहाँ से बता दें आपको, इन चारों ऑप्शंस में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। रोलिंग एक्ट 1773 के तहत जो है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगर दोस्तों आपसे पूछता है कि कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो आपको बता दें एलिजा इम्फे थे। कौन थे दोस्तों? एलिजा इम्फे जो है इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं। पहला कह रहा है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रोलिंग एक्ट के द्वारा की गई थी, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है, लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, जो कि अभी हमने बताया कि इसके मुख्य न्यायाधीश प्रथम कौन थे, सर एलिजा इम्फे थे। तो ये आपका दूसरा वाला आपका कथन गलत दिया है। तो कूट के माध्यम से इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जिसमें केवल ए को सही बताया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्न में से किससे या किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। तो यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं। पहला है 1813 का चार्टर एक्ट के तहत, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 के तहत, ये भी आपका राइट हो जाएगा। तीसरा कह रहा है प्राच्यविद एवं आंग्लाविद विवाद से, ये भी आपका राइट हो जाएगा। तो कूट के माध्यम से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जिसमें तीनों को सही बताया हो? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत की शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने के प्रावधान को अपनाया गया था, और 1823 के जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया था, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देना की थी। और इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। तो ये सारे के सारे फैक्ट आप याद रखिएगा, जो कि एग्जाम के लिए उपयोगी हो सकता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों यहाँ पर आपका सीरियल इधर उधर हो सकता है, क्योंकि हमने कई चैप्टरों को एक साथ कवर करने का प्रयास किया है। तो क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है। तो बात करें यहाँ पर दोस्तों, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई है, परंतु मताधिकार करने की शक्ति प्राप्त नहीं की गई थी। केवल बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी। तो इन चारों ऑप्शंस में आप बता सकते हैं किसके द्वारा की गई थी। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्ले मिंटो सुधार 1919 के तहत जो है की गई थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्न में से किस एक अधिनियम द्वारा
भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो चारों ऑप्शंस में आप बता सकते हैं कौन सा राइट होगा। अगर बात करें चारों ऑप्शनों में तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों बता दें कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 में की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत की गई थी, जो कि इन चारों ऑप्शंस में कोई नहीं दिया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1937 ईस्वी में की गई थी। अक्टूबर 1937 ईस्वी में की गई थी, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं दिया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, भारत का संघीय न्यायालय निम्न में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो अभी पीछे के क्वेश्चन में हमने बताया कब स्थापित किया गया था, 1937 में किया गया था। अक्टूबर 1937 में भारत का संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया है? तो यहाँ पर पूछ रहा है दोस्तों, द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो इन चारों ऑप्शंस में आप बता सकते हैं। अगर बात करें दोस्तों द्वैध शासन की, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन, एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांत में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्न में से कौन सी प्रमुख विशेषता है? पहले कह रहा है प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, जो कि बिल्कुल राइट बताया है, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया है। अगला कह रहा है मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था, ये आपका गलत दिया हुआ है। अगला कह रहा है केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण, ये आपका राइट दिया है। तो कूट के माध्यम से कौन सा आपका राइट हो जाएगा, जिसमें पहला और तीसरे को सही बताया हो? तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जिसमें पहले और तीसरे को सही बताया है। अगर बात करें दोस्तों दूसरे कथन की, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था 1813 में की गई थी, 1813 के अधिनियम में की गई थी, तो यही आपका गलत दिया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। तो दोस्तों कब जो है भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी? तो इन चारों ऑप्शंस में आप बता सकते हैं। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। तो इन चारों ऑप्शंस में आप बता सकते हैं किस अधिनियम के द्वारा जो है राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। तो यहाँ से आपको बता दें, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1935 भारत सरकार अधिनियम के द्वारा जो है राष्ट्रपति अध्यादेश निर्गत की शक्ति प्राप्त कर है जो है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्तन किया गया है? तो इन चारों ऑप्शंस में आप बता सकते हैं किस अधिनियम के तहत जो है संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत दिया गया है या बताया गया है। तो बात करें संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवर्तित किया गया है। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मित्रों। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच
किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन के बारे में बताया गया है। तो राइट आंसर आपका 1935 हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता में से नहीं है। तो इन चारों ऑप्शंस में आप बता सकते हैं कौन सी विशेषता भारत सरकार अधिनियम 1935 की नहीं है। तो दोस्तों यहाँ से बता दें कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे, यही आपकी भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? तो 1935 के अधिनियम में स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? तो चारों ऑप्शंस में आप बता सकते हैं। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। गवर्नर जनरल को 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ की अवशेष शक्तियाँ प्राप्त की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? तो इन चारों ऑप्शंस में आप बता सकते हैं कौन सा आपका 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है। तो यहाँ से बात करें ऑप्शन नंबर फर्स्ट की, तो यही आपका राइट हो जाएगा। देश के लिए लिखित संविधान का प्रावधान 1935 में नहीं है, या 1935 के अधिनियम में कहीं पर यह नहीं बताया गया है कि देश के लिए लिखित संविधान होना चाहिए। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो इन चारों ऑप्शंस में आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा दोस्तों। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ था? तो इन चारों ऑप्शंस में आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि किस एक्ट के तहत वर्मा को अलग किया गया था भारत से। तो आपको बता दें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1935 के प्रावधानों के अनुरूप वर्ष 1937 में वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत जो है 1937 ईस्वी में वर्मा को अलग कर दिया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, वर्मा को कब अलग किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1937 में वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? अगर बात करें दोस्तों मई 1934 में स्वराज पार्टी की, तो स्वराज पार्टी ने सबसे पहले संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था सर्वप्रथम। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। स्वराज पार्टी ने 1934 में जो है सर्वप्रथम मांग की थी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में
किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो इन चारों ऑप्शंस में बात करें दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। एम.एन. राय ने जो है सर्वप्रथम विचार प्रस्तुत किया था, और कब किया था? 1934 ईस्वी में किया था। ये भी फैक्ट याद रखिएगा, कब किया था? 1934 ईस्वी में एम.एन. राय के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शंस में आप बता सकते हैं भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव कहाँ पर किया गया था। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया था, क्रिप्स मिशन के द्वारा जो है किया गया था। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो बात करें चारों ऑप्शनों में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम वुड जो है आपके कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। और तीनों के तीनों पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर, ये तीनों के तीनों जो है कैबिनेट मिशन के जो है सदस्य थे। और बात करें दोस्तों कि भारत में कैबिनेट मिशन कब आया था, तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा, भारत में कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में आया था। तो ये भी याद रखिएगा, मार्च 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन आया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 1946 के निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे। तो इन चारों ऑप्शंस में आप बता सकते हैं कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों बात करें ऑप्शन नंबर ए की, पंडित जवाहरलाल नेहरू, यही आपका राइट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो इन चारों ऑप्शन में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कथन पहला दिया है, वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी, जो कि बिल्कुल सही है। वेवेल योजना के अनुसार दोस्तों हिंदू और मुस्लिमों की संख्या जो है समान होनी थी, ये आपका राइट है। अगला कह रहा है, वेवेल का विचार था कि एक ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता, ये आपका गलत है, ऐसा उसका कोई विचार नहीं था। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें केवल कथन ए को सही बताया हो। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, जिसमें कथन पहले को सही बताया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्न में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? तो इन चारों ऑप्शंस में आप बता सकते हैं कि संविधान सभा के बारे में कौन सा ऑप्शन गलत दिया हुआ है। तो बात करें दोस्तों ऑप्शन नंबर सी की, तो यही आपका ऑप्शन गलत दिया हुआ है। कह रहा है इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वैक्स मताधिकार के आधार पर किया गया था, जो कि बिल्कुल गलत है। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर किया गया था। तो दोस्तों यही आपका राइट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? तो इन चारों ऑप्शंस में आप बता सकते हैं कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। यहाँ से बात करें ऑप्शन नंबर डी की, तो यही आपका राइट हो जाएगा। प्रांतीय सभाओं द्वारा जो है संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों,
संविधान सभा के चुने हुए स्थायी सदस्य कौन थे? तो चारों ऑप्शंस में आप बता सकते हैं कि संविधान सभा के स्थायी सदस्य कौन थे। तो बात करें ऑप्शन नंबर सी की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यही आपके स्थायी सदस्य के रूप में चुने गए थे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी सदस्य के रूप में चुना था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। तो भारतीय संविधान की स्थापना कब की गई थी? तो इन चारों ऑप्शनों में से आप बता सकते हैं कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। आपको बता दें, भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को उसकी प्रथम बैठक के आरंभ होने के साथ हुई थी। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, भारत को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो कब किया गया था? तो इन चारों ऑप्शंस में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव पारित किया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो आप सभी को पता होगा कि संविधान के प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा गया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला कह रहा है, पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। ये आपका बिल्कुल सही बताया है। दूसरा कह रहा है, उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूर्ण करती है। ये भी आपका राइट है कि उद्देशिका जो है बहुत से महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूर्ण करती है। तीसरा कह रहा है, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया था। ये भी आपका राइट है। अगला कह रहा है, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। ये आपका गलत दिया हुआ है। बात करें अगर चौथे की जो है, तो भारतीय संविधान के तहत राज्य के मुखिया यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, जो कि आपका राइट नहीं है। इसमें बोला है कि प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, जबकि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तो आपने देखा कि पहला, दूसरा, तीसरा राइट है। तो कूट के माध्यम से देखेंगे जिसमें पहले, दूसरे और तीसरे को राइट बताया हो। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, जिसमें पहले, दूसरे और तीसरे को सही बताया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो यहाँ से अगर बात करें कि भारतीय संविधान को बनाने के लिए कितने अधिवेशन हुए थे, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, 12 अधिवेशन हुए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक सही तिथि को बताइए। तो जो भारतीय संविधान की अंतिम बैठक हुई थी तो वो कब हुई थी? तो यहाँ से बात करें ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान की अंतिम बैठक हुई थी। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 24 जनवरी 1950। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में आप बता सकते हैं कि संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था। तो इन चारों ऑप्शंस में बात करें ऑप्शन नंबर डी
कि 25 नवंबर 1949 को संविधान का तृतीय वाचन आरंभ किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25 नवंबर 1949 राइट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि। इन चारों ऑप्शन में आप बता सकते हैं कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों 26 जनवरी के दिन क्यों लागू किया गया था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया था। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, जो कि आपका राइट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। संविधान सभा के द्वारा जो है अंगीकृत किया गया था या स्वीकार किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शंस में आप बता सकते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म और मृत्यु कब हुई थी। तो बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में तथा मृत्यु 6 दिसंबर 1956 में दिल्ली में हुई थी। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 1891 1956 यानी कि जन्म उनका हुआ था 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में और मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई थी, जो कि दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, नीचे दो वक्तव्य दिए हैं। पहला कह रहा है भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जो कि बिल्कुल राइट है। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। दूसरा कह रहा है इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है, ये भी आपका राइट हो जाएगा। इसे एक ग्रहित संविधान के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से आपने देखा कि दोनों कथन आपके राइट हैं। तो कूट के माध्यम से कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की का सही स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी। तो यहाँ से बात करें चारों ऑप्शनों में, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। संविधान सभा में 15 महिलाओं ने भाग लिया था। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।